हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडेप्टिव रैग के बारे में। इससे पहले हमने रैग की यूट्यूब प्लेलिस्ट में हमने सिंपल रैग के बारे में बात किया था और करेक्टिव रैग के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडेप्टिव रैग के बारे में। हमेशा की तरह आज की वीडियो में हम रैग से रिलेटेड, अडेप्टिव रैग से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या किन सिनारियोज में ये अच्छे से परफॉर्म करता है, उसके बारे में बात करेंगे। आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, कोड का डेमो करेंगे और रिसर्च पेपर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली अडेप्टिव रैग के ऊपर जंप करने से पहले हम बात कर लेते हैं एक बार पहले जो सिंपल रैग था उसका एक क्विक ओवरव्यू, हम जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसके लिए आप जो है मैं आपको अपनी वाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ और इसमें आपको जो है एक बार क्विकली जो है सिंपल रैग के बारे में हम जो है कवर कर लेते हैं कि सिंपल रैग होता क्या है। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये आपका जो है सिंपल रैग का आर्किटेक्चर है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को हम एम्बेडिंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एम्बेडिंग्स मतलब कि आपकी एक एन डायमेंशनल वेक्टर होती है नंबर्स की, उसमें कुछ नंबर होते हैं। ठीक है। अगर और इससे भी ज़्यादा प्लेन लैंग्वेज में बताऊं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को हम बेसिकली नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उनको जो है अपने वेक्टर डीबी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो सिंपल रैग में फ्लो जो ये होता है कि यूजर कोई क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन को भी हम एम्बेडिंग की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर सर्च परफॉर्म करते हैं अपने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर। हम सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की एम्बेडिंग्स पड़ी हैं। ठीक है। और वो एक तरीके से एन डायमेंशनल वेक्टर होती हैं। और जो यह हमने क्वेश्चन पूछा है उसकी भी हमने एम्बेडिंग बना ली। तो ये हमारी एक तरीके से ये एक एम्बेडिंग, हम बोलेंगे कि इसके रेलेवेंट, इसके पास जो भी वेक्टर हैं या जो भी नियरेस्ट एम्बेडिंग है वो आप हमें दे दो। तो हम यहाँ से ऐसे सर्च करके फिर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले आते हैं बेसिकली। ठीक है। जो कि क्वेश्चन के सिमेंटिक मीनिंग के बेस पे यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस में सर्च होती है और फिर हमें जो है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। फिर उन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को जो हम कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन में एक डिक्शनरी की फॉर्म में रैप करते हैं और फिर उसको हम जो है आपके एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में पास करते हैं और उस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम अपने एलएलएम को देते हैं। एलएलएम फिर जो है आपका आंसर जनरेट करता है और फिर हम पार्सर की हेल्प से आंसर को पार्स करके हम आंसर दिखा देते हैं या आंसर यूजर को रिटर्न कर देते हैं। ये हमारा जो है बहुत ही सिंपल क्विक रिवीजन था आपका सिंपल रैग का। ये सिंपल रैग के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्स में पूरी जो वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। लेकिन एक क्विक रिवीजन आई थिंक इतना काफी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब इस सिंपल रैग में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी या ऐसे किस सिनारियो में ये फेल होता है कि जब हम उसके लिए हमें अडेप्टिव रैग की जरूरत पड़ गई। ओके, मैं आपको एक सिनारियो देता हूं जिसमें हमारा जो है बेसिकली अडेप्टिव रैग काफी अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू सिंपल रैग के। अडेप्ट सिंपल रैग में बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ से एक क्वेश्चन देते हो, क्वेश्चन के बेस पे यहाँ से वेक्टर डेटाबेस में से एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्च करके ले आते हो एक बार में ही, और फिर आप जो है आगे जाके फिर आंसर उसका यूज करके आंसर बिल्ड करके दे देते हो। लेकिन व्हाट इफ अगर मान लो मेरा क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स है, यूजर ने ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया जो कि आप सिंगल टाइम में रिट्रीव ही नहीं कर सकते। ठीक है। उसके लिए हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम नॉलेज बेस में जाना पड़े, फिर इंटरमीडिएट आंसर बना के फिर उनको बिल्ड करके ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसका फाइनल आंसर बनाएं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे केसेस में सिंपल रैग जो है पुअर परफॉर्मेंस देता है, जहां पे आपको मल्टीपल टाइम जो है मल्टी रिट्रीवल करना पड़ता है। ठीक है। वैसे केसेस में आपका जो है ये पुअर परफॉर्मेंस देता है और ऐसे केसेस में जो है सिंपल रैग अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है। ये आपका एक पीछे का एक मैंने बताया कि क्यों अडेप्टिव रैग की हमारी जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको जो है आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिसर्च पेपर दिखाता हूँ। उस रिसर्च पेपर से के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर इस रिसर्च पेपर में सारी चीजें बताई गई हैं कि अडेप्टिव रैग क्यों हेल्पफुल है। ठीक है। इस रिसर्च पेपर का लिंक मैंने अपनी गूगल कोलैब की नोटबुक में डाला हुआ है। ये यहाँ पर जो है बेसिकली इस लाइन के ऊपर, इन दिस पेपर। ये पेपर के ऊपर जो है इसका लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अडेप्टिव रैग के इस रिसर्च पेपर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने
के लिए यहाँ से जो मैंने इन्होंने जो अप्रोच बता रखी है वो मैंने अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर निकाल ली है। उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल है, अडेप्टिव रैग किन सिनारियोज में कैसे बिहेव करेगा। तो ये है वो जो आपकी जो है आपकी डिफरेंट अप्रोचेज को डिस्क्राइब करती है और बताती है कि अडेप्टिव रैग किन सिनारियोज में कैसे बिहेव करता है या कैसे वो हेल्पफुल है। ठीक है। सो सबसे पहले ये थी आपकी, इन्होंने कंपैरिजन करके बताया हुआ है। यहाँ पे सिंगल स्टेप अप्रोच है, बी पार्ट में मल्टी स्टेप अप्रोच है, सी पार्ट में अडेप्टिव अप्रोच है। ठीक है। सिंगल स्टेप अप्रोच आपकी इज सिंपल रैग। उसमें क्या होता है कि आपने एक क्वेरी करी, सिंपल क्वेरी यूज, और वहां से डॉक्यूमेंट बेसिकली अपने नॉलेज बेस में से डॉक्यूमेंट रिट्रीव करे और आंसर दे दिया वन टाइम में। ऐसे ये उस केस में फेल कर जाता है या उतना एफिशिएंट नहीं है जब यूजर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी करता है और ये एक बार में जाके डॉक्यूमेंट सर्च करके लाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट या अच्छे से आंसर बिल्ड नहीं कर पाता या अच्छे से इसको, क्योंकि वन टाइम में ये सब कुछ रिट्रीव नहीं कर पाता, तो ऐसे केसेस में ये फेल हो जाता है और इनएक्यूरेट आंसर करता है। तो इसके ऊपर सजेस्ट हुआ कि क्यों ना हम मल्टी स्टेप अप्रोच अप्लाई करें। मल्टी स्टेप अप्रोच का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम हम जो है डॉक्यूमेंट्स को आइटरेट करें और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को निकालें। सो उस केस में मल्टी स्टेप अप्रोच जो है कॉम्प्लेक्स सिनारियो के लिए अच्छी है। मतलब कि जब आपने यूजर ने कॉम्प्लेक्स क्वेरी दी और आपने यहाँ पे, अगर आपको ये दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप मेरे प्लीज पेन को फॉलो कीजिए, मार्कर को। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे के टाइम्स जो है रिट्रीव कर रहा है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम क्वेरी के बेस पे अपने नॉलेज बेस में मल्टीपल टाइम रिट्रीव करते हैं सो दैट कि हम रेलेवेंट चंक्स निकाल पाएं और रेलेवेंट आंसर कर पाएं। सो ऐसे केसेस में कॉम्प्लेक्स सिनारियोज के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा करता है ये। लेकिन सिंपल क्वेरीज के केस में इज नॉट गुड। वाई? बिकॉज अगर आप एक सिंपल क्वेरी के लिए भी बार बार जाके नॉलेज बेस में के टाइम्स जाके रिट्रीव कर रहे हो बार बार जाके, वो आपकी कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट अप्रोच है। सो दिस इज इनएफिशिएंट इन केस ऑफ सिंपल क्वेरी। सो प्रॉब्लम ये हुई है कि सिंगल स्टेप में ये सिंपल क्वेरी के लिए अच्छे से चल रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छे से नहीं चल रहा। मल्टी स्टेप अप्रोच में ये कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छे से चल रहा है लेकिन सिंपल के लिए एक्सटेंसिवली बिना बात के कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को खा रहा है। तो तीसरी अप्रोच थी आपकी जो है अडेप्टिव अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या अलग से चेंज है? इसमें एक अलग से ही चेंज ये है, ये जो येलो हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया हुआ क्लासीफायर, हम यहाँ बीच में एक है ना क्लासीफायर का लॉजिक या एक क्लासीफायर बैठा देते हैं जो कि क्लासीफाई करता है कि वो क्वेरी, पर्टिकुलर क्वेरी जो आई है वो किस टाइप की है, और उसके बेस पे आगे का रूट डिसाइड करता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। सो इसमें हम जैसे अगर मान लो आपकी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरी आई, बिल्कुल बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके लिए आपको नॉलेज बेस के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। एलएलएम खुद की नॉलेज से जो है उसका आंसर कर सकता है। तो क्या होगा, ये लेट से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरी आई और क्लासीफायर ने डिसाइड किया कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेरी है, इसको इसके लिए नॉलेज बेस के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट आंसर कर देगा। ठीक है। अगर फिर दूसरा सिनेरियो बनता है कि अगर मान लो आपने एक सिंपल क्वेरी दी और ये आपके नॉलेज बेस से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे जाएगा और सिंगल टाइम में निकाल के आंसर दे देगा आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज एक तरीके से आपका ये आपका सिंपल रैग वाला सिनेरियो है। ठीक है। ये जो आपका बिल्कुल जो सिंपल रैग में हम करते हैं, वन टाइम में जाके आंसर निकाल लाए और वहां से आपको जो है आंसर दे दे, ये आपका कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। अगर यहाँ से आई कॉम्प्लेक्स क्वेरी, क्लासीफायर ने डिसाइड किया दिस इज कॉम्प्लेक्स, तो फिर ये क्या करता है कि यहाँ से रिट्रीवल करता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे दिस रिट्रीव्स इट के टाइम्स, मतलब कि मल्टीपल टाइम रिट्रीवल करता है और इंटरमीडिएट आंसर बिल्ड करता है। ये देखो, डॉक्यूमेंट से निकाला, इंटरमीडिएट आंसर बिल्ड किया, फिर से डॉक्यूमेंट निकाला, फिर इंटरमीडिएट आंसर बिल्ड किया। ये के टाइम प्रोसेस चलता है और फिर के टाइम प्रोसेस चलने के बाद वो फिर फाइनली जब लार्ज इनफ उसके पास कॉन्टेक्स्ट या आंसर बन जाता है, फिर जो वो आंसर बिल्ड आंसर देता है। सो ये आपका जो है अडेप्टिव अप्रोच है। दिस इज योर अडेप्टिव रैग, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इट इज अडेप्टिव रैग। इसमें क्या हो रहा है कि क्वेरी के एनालिसिस के बेस पे आगे का रूट डिसाइड हो रहा है। सो यहाँ पे दो मेजर चेंजेस है, एक तो क्वेरी का एनालिसिस और दूसरा फिर रैग खुद से डिसाइड कर रहा है कि हाँ ठीक है मुझे आगे क्या करना है। सो सेल्फ करेक्शन भी रैग जो है आगे कर रहा है। सो यही आपका जो है
रैक का आर्किटेक्चर होने वाला है। आई होप कि ये अप्रोचेज का कंपैरिजन करके आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं रैक, आपका अडेप्टिव रैक का आर्किटेक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद जो हम जो है इसके कोड या डेमो के ऊपर आएंगे। सो ओके, अडेप्टिव रैक का आर्किटेक्चर अभी हम बात करते हैं अडेप्टिव रैक के बारे में। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दो मेजर ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक है क्वेरी एनालिसिस वाला, दिस डॉटेड ब्लॉक, एंड दूसरा ब्लॉक है रैग और सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला, दिस इज अनदर डॉटेड ब्लॉक। ठीक है, यही दो मेजर चेंजेस हैं। इसमें क्या होता है, वन बाय वन बात करते हैं। क्वेरी एनालिसिस की बात करते हैं। क्वेरी एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो यूजर क्वेश्चन देता है, एक तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। जो यूजर क्वेश्चन देता है, यहाँ पे हमारी एक नोड होती है। यहाँ पे इस पूरे इमेज में या पूरे आर्किटेक्चर में जहां जहां आपको गोल सर्कल दिख रहे हैं, ये सर्कल जो है एक तरीके से आप नोड समझ लीजिए। ठीक है, नोड को अगर मैं और प्लेन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो एक फंक्शन समझ लीजिए, एक ब्लॉक ऑफ कोड समझ लीजिए। ठीक है, सो ये होता क्या है इस क्वेरी एनालिसिस में, ये आपका एक फंक्शन है मान लीजिए। ये आप इसको एक क्वेश्चन दोगे, ये फंक्शन आपको बता देगा कि ये क्वेरी कैसी है। क्या ये क्वेरी इंडेक्स के पास जाने की है, या ये क्वेरी आपकी वेब सर्च के ऊपर जाने की है, या फिर ये क्वेरी कहीं और किसी और रूट पे जाने की है। वेब सर्च का मतलब है कि इसका आंसर जो है आपके इंडेक्स में नहीं है, यानी कि आपके नॉलेज बेस में नहीं है, यानी कि आपके वेक्टर डेटाबेस में नहीं है। तो आपको इसका आंसर बिल्ड करने के लिए वेब के ऊपर सर्च करना पड़ेगा, या फिर किसी और रूट के ऊपर जाना पड़ेगा। सो बेसिकली इसका काम इतना ही है, इसको एनालाइज, ये एक तरीके से चेक पॉइंट है। आपको ये आपको बता देगा कि ये क्वेरी कैसी है और इसको किस रूट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसने बोला कि ये दिस इज अनरिलेटेड टू इंडेक्स है, मतलब इसका हमारे जो हमारे पास नॉलेज बेस है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है, आप वेब सर्च वाली नोड के पास जाओ। ये वेब सर्च की नोड है, अगेन वेब सर्च का फंक्शन है। ये फंक्शन आपको क्या करेगा, क्वेश्चन के बेस पे वेब को स्क्रैप करके आपका आंसर बिल्ड करने की कोशिश करेगा, मतलब कि वहां से कॉन्टेक्स्ट निकाल के लेके आएगा। फिर ये जनरेट नोड को देगा जो कॉन्टेक्स्ट निकाल के लेके आए। अगेन जनरेट नोड, ये भी एक फंक्शन है। ये आपका फिर जो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे और क्वेश्चन के बेस पे आपको आंसर दे देगा। ठीक है, एक पाथ ये हो गया आपका पूरा। उस सिनेरियो में जब आपका यूजर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर आपके डेटाबेस में, वेक्टर डेटाबेस में है ही नहीं। दूसरा आपका जो है, यहाँ से उसने बोला कि ठीक है, हाँ इसका आंसर आपके वेक्टर डेटाबेस में है, यहाँ पर आ गया। अब इस डॉटेड ब्लॉक में घुस गया। यहाँ पे घुसने के बाद उसने जो क्वेरी, मतलब जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा था उसके बेस पे वो रिट्रीव करता डॉक्यूमेंट्स। ये रिट्रीव नोड है। रिट्रीव नोड अगेन ये, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये भी एक आपका फंक्शन है। ये क्वेश्चन के बेस पे नॉलेज बेस में से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करता है। वो निकाल के देगा ग्रेड नोड को। ग्रेड नोड आपकी क्या करती है, ग्रेडिंग करेगी उन डॉक्यूमेंट्स की और बोलेगी कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट है तो जनरेट नोड के पास जाओ, अगर रेलेवेंट नहीं है तो इसका मतलब, अभी आप ये समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन तो रेलेवेंट था लेकिन डॉक्यूमेंट रेलेवेंट नहीं निकले हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। ये रीराइट वाली नोड है। हम अपने क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, मतलब कि थोड़ा सिंपलर लैंग्वेज में उसको रीराइट करने की कोशिश करते हैं और उसको फिर से रिट्रीव नोड को देते हैं और फिर से रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। फिर से ग्रेड करते हैं। फिर से ग्रेड करने के बाद लेट्स से इस टाइम हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट मिल गए। फिर हम जाएंगे कि हाँ ठीक है, हमारे पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन डॉक्यूमेंट्स और इस क्वेश्चन के बेस पे आप हमें आंसर जनरेट करके दो। जनरेट नोड क्या करेगी, आंसर जनरेट करेगी और चेक करेगी कि अगर हेलुसिनेशन नहीं है तो आंसर बिल्ड करके, ये आंसर नोड है, ये आंसर बिल्ड करके आपको आंसर दे देगी। अगर तो ये हेलुसिनेशन करता है तो बोलता है, तो फिर बोलता है कि नहीं, आप दोबारा से नोड को जनरेट करो, दोबारा से आंसर जनरेट करो, ये इतना अच्छा आंसर नहीं लग रहा है। ठीक है, और फिर से आंसर जनरेट करता है और यहाँ पे देखने के बाद फिर उसको लगता है कि आंसर पूरा क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर से ये वाले पाथ पे आ जाता है। ठीक है, और फिर से यही वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करता है और फिर एट द लास्ट ये आपको आंसर निकाल के दे देता है।
तो आप इसमें देखोगे दो मेजर पार्ट हो रहे हैं। एक क्वेरी एनालिसिस हो रहा है जिसके बेस पे आगे के रूट डिसाइड हो रहे हैं। दूसरा हो रहा है रैग प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब वो खुद से एनालाइज करता है हर चेक पॉइंट पे, हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है क्या ये डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है तो फिर आगे बढ़ना है, नहीं है तो मतलब वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है हर बार, हर चीज के, हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, और फिर बाद में जो है आपको आंसर बिल्ड करके दे रहा है। सो ये है आपका पूरा अडेप्टिव रैग। सो बेसिकली नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, वो सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में अडेप्ट करता है और फिर आपको आंसर करता है। ये आपको आई थिंक अडेप्टिव रैग का आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके सोर्स कोड के ऊपर। मैं आपको एक पूरा एक वर्किंग डेमो करके दिखाता हूँ कि अडेप्टिव रैग कैसे काम करता है। ये मेरा गूगल कोलैब का नोटबुक का आपको जो लिंक जो है, इस नोटबुक का लिंक जो है आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको फर्दर रेफर करना चाह रहे हैं। वन बाय वन कोड ब्लॉक के ऊपर बात करेंगे। एंड मैं इसको जो है, इस कोड ब्लॉक को इस आर्किटेक्चर से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि इट विल मेक सेंस टू यू। ओके, सबसे पहले वाले कोड ब्लॉक में हमने क्या किया है, हमने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को जो है इंस्टॉल किया है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर जो है मैंने जो मेरी लैंग चेन की एपीआई की, टेबली की एपीआई की और ग्रोक की एपीआई की थी, वो मैंने अपने एनवायरनमेंट में सेट करी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट इंडेक्स। इस कोड ब्लॉक में हमने क्या किया है, इस कोड ब्लॉक में हमने फर्स्ट पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट का मतलब कि बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को उठा के उनको स्प्लिट करके चंक्स में डिवाइड करके और अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करने वाला पार्ट। वो अगर मैं दिखाऊं, वो इसमें इस इमेज में नहीं है, इस फिगर में नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे फिगर में है बेसिकली, आपका जो है सिंपल रैग वाले फिगर में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमने बेसिकली इस कोड ब्लॉक में हमने क्या काम किया है। ये वाला पार्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और इतना पार्ट, डॉक्यूमेंट्स को आप वेक्टर स्टोर में डलवा रहे हो, ये वाला पार्ट किया है। ये मैंने बस एक रेफरेंस के लिए आपको बताया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है। यहाँ पे फिर हमने एम्बेडिंग मॉडल जो हमारा है उसको, उसका इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम इंडेक्स करना चाह रहे हैं, हमारे पास या तो आपके पास कोई अलग से पीडीएफ फाइल है या डॉक की फॉर्म में है, हमारे पास वैसा कुछ नहीं है। हम वेब से ही बेसिकली इन कुछ ब्लॉग पोस्ट को स्क्रैप करके अपने नॉलेज बेस के अंदर डलवा रहे हैं। सो उनमें से एक ये वाली है, जैसे एलएलएम पावर्ड एजेंट्स। ऐसे मैंने 3 यूआरएल दिए हैं। इन यूआरएल्स को जो है मैं स्क्रैप करवा के और अपने नॉलेज बेस के अंदर मैं डलवा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने लोड वाला कोड लिखा है, बेसिकली इनके ऊपर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा हूँ। इन डॉक्यूमेंट लिस्ट के ऊपर आइटरेट करके फिर मैं टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहा हूँ, ये मेरा स्प्लिट करने का कोड है। उसके बाद फिर स्प्लिट करने के बाद इसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवाया है। दैट्स इट। सो ये हमारा पार्ट हमारा इतना हो गया कि डॉक्यूमेंट्स को हमने रीड करके और अपने जो है वेक्टर स्टोर में जो है डलवा दिया। दैट्स इट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इस पार्ट में हमने क्या किया है कि इस कोड ब्लॉक में, इस वाले कोड ब्लॉक में मैंने इसका कोड लिखा है। अभी मैं अगर आपको दिखाता हूँ, अब हम वापिस आ जाते हैं अपने उसके ऊपर, बेसिकली अपने अडेप्टिव रैक के ऊपर। अडेप्टिव रैक के ऊपर आ जाते हैं, उसमें बताता हूँ कि मैंने कौन सा कोड लिखा है। वन बाय वन रेफर करेंगे हर चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले पार्ट में हमने जो है किस कोड, इस नोड का कोड लिखा हुआ है, बेसिकली क्वेरी एनालिसिस वाला। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेरी एनालिसिस का कोड बताऊंगा। क्वेरी एनालिसिस में ये एक्चुअली क्या करती है, जैसे ये क्या करती है, क्वेश्चन लेती है और उसको एनालाइज करके बताती है कि ये कहाँ पे जाना चाहिए। ये इस रूट पे जाना चाहिए, मतलब इंडेक्स के पास जाना चाहिए, वेब सर्च के पास जाना चाहिए, या किसी और तीसरे रूट के पास जाना चाहिए। ये वो वाला पार्ट परफॉर्म करती है। सो ये वही कोड ब्लॉक है। इसमें हम क्या किया है, सबसे पहले चीज़ों को इंपोर्ट किया है। उसके बाद ये मैंने एक डेटा मॉडल क्लास बनाई है, डेटा मॉडल फॉर राउटिंग यूजर क्वेरीज टू अप्रोप्रिएट डेटा सोर्स। सो बेसिकली इसका यूज करके हम बेसिकली एलएलएम को गाइड कर रहे हैं कि आप हमें इस तरीके से आंसर रिटर्न करना है। दैट्स इट। यहाँ पे फिर एलएलएम को इनिशियलाइज करवाया और फिर एलएलएम के
ऑब्जेक्ट के ऊपर ये विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ये वाला फंक्शन कॉल किया है। ये क्या करता है, दिस इंस्ट्रक्ट्स द एलएलएम टू रिटर्न ए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दैट फॉलोज द राउट क्वेरी। मतलब कि आपका जो ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देगा इस फॉर्म में, राउट क्वेरी की फॉर्म में। राउट क्वेरी क्या है, आपकी एक डेटा मॉडल क्लास है, ठीक है, इस फॉर्म में आपका जो है ये आपको आंसर करेगा, ठीक है। और फिर मैंने आगे इसके बाद क्या किया है, हमने प्रॉम्प्ट डिफाइन किया है। प्रॉम्प्ट में हमने क्या बोला है कि भाई मॉडल को हमने बोला है यू आर एन एक्सपर्ट एट राउटिंग अ यूजर क्वेश्चन टू a vector store or a web search. The vector store contains the document related to agents, prompt engineering, adversarial attacks. Use the vector store for question of these topics. Otherwise, use web search. तो हम यहाँ पे मोड इसको प्रॉम्प्ट में ये डिफाइन कर रहे हैं कि भाई आप एक एक्से एक्सपर्ट हो, आप बेस्ड ऑन क्वेश्चन ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको वेक्टर स्टोर पे जाना है या वेब पे सर्च करने जाना है। और वेक्टर स्टोर में हमारे इस टाइप के डॉक्यूमेंट हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एजेंट से रिलेटेड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एडवर्सरियल अटैक से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप हमें जो है अ, इसके ऊपर गाइड करो, वेक्टर स्टोर के ऊपर। नहीं तो आप हमें जो है वेब सर्च के ऊपर राउट करो, ठीक है। ये राउट प्रॉम्प्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। राउट प्रॉम्प्ट और स्ट्रक्चर्ड एलएलएम, ये हम ऐसे लाइन चेन में चेनिंग करते हैं, दो कंपोनेंट्स को चेन करते हैं, ठीक है। फिर ये हमें क्वेश्चन राउटर, ये हमारी चेन बन गई। इस चेन को फिर हम इन्वोक किया है। इस चेन को मैंने दो डिफरेंट क्वेश्चन के साथ इन्वोक किया है ताकि दोनों सिनारियो कवर हो। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है कि जो कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट बेस में है ही नहीं, बिल्कुल इरेलीवेंट क्वेश्चन है। तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि उस क्वेश्चन के लिए ये हमें कहाँ राउट कर रहा है। और जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारे बिल्कुल रेलेवेंट टू द आपके यूज रेलेवेंट टू योर डॉक्यूमेंट्स है, तो उस केस में हमें ये कहाँ राउट करता है। तो आप ये नीचे प्रिंट, मैंने प्रिंट करवाया, नीचे आप देखोगे तो पहले के लिए इसने बोला वेब सर्च, विच इज बिल्कुल करेक्ट, विच इज कंप्लीटली करेक्ट। ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ही इरेलीवेंट था क्योंकि मेरे नॉलेज बेस के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एजेंट मेमोरी, इस टाइप के नॉलेज है। सचिन तेंदुलकर कौन है, उससे रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए ये वेब सर्च पे राउट कर रहा है और अदरवाइज ये वेक्टर स्टोर पे राउट कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था एजेंट मेमोरी से रिलेटेड था, विच इज करेक्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये इतना वाला पार्ट जो है लिख लिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले बेसिकली इसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने जो है रिट्रीवल ग्रेडर, ये ये हम इस कोड ब्लॉक में हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पर अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में हमने ये ग्रेडिंग वाला पार्ट किया है। यहाँ पे ग्रेडिंग वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है ग्रेडिंग वाला पार्ट जो है हमने किया है, ये वाला नोड। अब ये नोड क्या करती है, ये नोड इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ग्रेड करती है। क्या ग्रेड करती है, बोलती है कि रेलेवेंट है या नहीं है। इस नोड का इतना काम है। तो हम ये वही वाला फंक्शन लिख रहे हैं। अभी आ जाते हैं इस फंक्शन के कोड के ऊपर। अगेन यहाँ पे मैंने एक डेटा मॉडल बनाया। हमने बोला, इस डेटा मॉडल में हमने बोला कि भाई आप हमें बाइनरी स्कोर देना कि वो डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है कि नहीं है, यानी कि येस और नो बताएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे मॉडल को इनिशियलाइज करवाया और अगेन फिर मैंने ये जो डेटा मॉडल क्लास इसके अंदर पास करी है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के अंदर। सो ये हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देगा। एक आपका कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट यहाँ हमने प्रॉम्प्ट के अंदर मॉडल को बोला है कि यू आर ए ग्रेडर असेसिंग द रेलेवेंस ऑफ ए रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट। तो आप ऐसे समझ लो कि इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको असेस करेगा। अगर तो डॉक्यूमेंट कंटेन्स द कीवर्ड और सिमेंटिक मीनिंग रिलेटेड टू द यूजर क्वेश्चन, ग्रेड इट एज रेलेवेंट। मतलब कि अगर जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो उनको रेलेवेंट बोलो, अगर नहीं है तो उनको बोलो कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है, तो नो बोल देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रेड प्रॉम्प्ट बेसिकली अपने प्रॉम्प्ट को बना लिया यहाँ पे सिस्टम, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चन पास कर दिए। ये ग्रेड प्रॉम्प्ट वाला कंपोनेंट है और ये स्ट्रक्चर्ड एलएलएम वाला कंपोनेंट है, इन दोनों को चेन कर दिया। ये मेरी चेन बन गई। इस चेन को फिर मैंने यहाँ पे इन्वोक किया है, रिट्रीवल रिट्रीवल ग्रेडर डॉट इन्वोक। और इसको इन्वोक करते टाइम मैंने क्या क्या पास किया, क्वेश्चन पास किया और डॉक्यूमेंट्स पास किए। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने कहाँ से निकाले थे, ऊपर रिट्रीवल वाले जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर
मैं अपना जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट मेमोरी, मैंने इसको ये क्वेश्चन दिया एंड लेट्स सी कि ये मुझे क्या बोलता है। ठीक है, इसने मुझे करेक्ट दिया बाइनरी स्कोर यस। यानी कि मैंने इससे क्वेश्चन पूछा था कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट मेमोरी, तो बिहाइंड द सीन पता क्या हुआ होगा, बिहाइंड द सीन हुआ होगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद इसने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए और उसने ग्रेड किया कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है, तो उसने यहाँ पे इधर भेज दिया यस। सबसे पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बेस पे डॉक्यूमेंट ये रिट्रीव, क्वेश्चन का एनालिसिस भी हो गया, उसके बाद नोड से, रिट्रीव नोड से वो भी रिट्रीव कर लिया और फिर यहाँ से ग्रेड कर लिया और फिर उनको बताया कि रेलेवेंट है कि नहीं, ये वाला पार्ट किया बेसिकली। ठीक है, तो इसने बाइनरी स्कोर दिया हमारे केस में यस। अब नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं कोड जनरेट नोड का। जनरेट में कौन सा, अगर इसकी बात करें तो इस फिगर के हिसाब से इस वाली नोड का मैं कोड लिखने जा रहा हूँ अब। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा होगा कि इसको आप कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दे रहे हो और उनके बेस पे ये चेक करता है कि हेलुसिनेशन है नहीं है, है तो दोबारा से खुद के ऊपर आ जाएगा, नहीं है तो अ, आपके लिए आंसर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये अभी एक्चुअली मैं सिर्फ जनरेशन वाला कोड लिख रहा हूँ, फ्लो वाला कोड हम जो है जब ग्राफ बनाएंगे तब लिखेंगे। तो यहाँ पे जनरेट कोड वाला कोड है, इसमें सबसे पहले इंपोर्ट किया है ये, फिर प्रॉम्प्ट, इससे पहले वाले कोड ब्लॉक्स में हमने प्रॉम्प्ट खुद से लिखे थे, यहाँ पे बना बनाया प्रॉम्प्ट है, तो उसको आप पुल कर सकते हो, ये मैंने उस प्रॉम्प्ट को पुल किया है, एलएलएम को इनिशियलाइज करवाया और फिर इन कंपोनेंट्स को चेन कर दिया, चेन करने के बाद फिर इस चेन को इन्वोक करवाया और फिर ये मैं इसका रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ कि देखो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट मेमोरी, इसने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी मेंशनड इन द दिस, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो इसने मेरे को जो है बेसिकली आंसर जनरेट करके दे दिया, तो ये मेरा आंसर जनरेट करने वाला नोड था। अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ ये वाला कोड जो है मेरा हेलुसिनेशन ग्रेडर वाला, बेसिकली ये चेक करेगा कि हेलुसिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले यहाँ डेटा मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल सिमिलर, जैसे हर, अगर आपको एक कोड ब्लॉक समझ में आएगा बिल्कुल सिमिलर सिमिलर लाइंस पे मैं बस मॉडल का एलएलएम का रोल चेंज कर रहा हूँ और एलएलएम से एक डिफरेंट वर्क करवा रहा हूँ, दैट्स इट, डिफरेंट टास्क सोल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे डेटा मॉडल का एक बेसिकली डेटा मॉडल बनाया, एलएलएम को इनिशियलाइज करवाया, स्ट्रक्चर्ड एलएलएम ग्रेडर करवाया, यहाँ प्रॉम्प्ट को बनाया और बोला कि भाई आप एक ग्रेडिंग एसेसर हो, आपको वेदर एन एलएलएम जनरेशन इज ग्राउंडेड इन सपोर्टेड बाय रिट्रीव्ड फैक्ट, मतलब कि अगर जो एलएलएम ने जनरेट किया है वो अगर रिट्रीव्ड फैक्ट से सपोर्टेड है तो आप हमें बाइनरी स्कोर यस देना और नहीं तो नो देना। ठीक है, तो मैं अगर इसको चलाता हूँ, अगर अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, तो इसने क्वेश्चन तो वही था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट मेमोरी, फिर इसने दिया बाइनरी स्कोर यस, तो इसने बोला कि हाँ ये बेसिकली दिस इज सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट फैक्ट और रिट्रीव्ड फैक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आंसर ग्रेडर, ये हमारा नेक्स्ट ये वाली नोड है आंसर ग्रेडर दिस वन। इसको मैंने ये इस फॉर्म में बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग नोड टाइप से इसलिए बनाया है क्योंकि ये आपकी एक तरीके से डिसीजन लेती है। ऐसे ही मैंने हेलुसिनेशन को यहाँ पे एक डिसीजन नोड के फॉर्म में बनाया था क्योंकि ये एक डिसीजन लेती है, इनको डिफरेंट आइकन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम इस नोड का कोड लिख रहे हैं, ये नोड क्या करती है फ्लो में, इसके पास काम के डॉक्यूमेंट आते हैं और उसके बेस पे आंसर जनरेट कर देती है, बस दैट्स इट। सो इसमें भी हम वही कर रहे हैं, ग्रेटर आंसर, ये मैंने एक फिर से एक डेटा मॉडल बनाया, इस डेटा मॉडल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बनाने में, एलएलएम को इनिशियलाइज करवाया, यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाया, यू आर ए ग्रेडर असेसिंग वेदर एन आंसर एड्रेसेस और रिजोल्व्स अ क्वेश्चन गिवन ए बाइनरी स्कोर यस और नो, यस मीन्स दैट आंसर रिजोल्व्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका यस और नो जनरेट करता है बिल्कुल एग्जैक्ट टू दिस वन, अगर रेलेवेंट है तो आंसर दे देगा यस। ठीक है, ये आंसर को ग्रेड करता है, बेसिकली जो आंसर बनाया है उसको ग्रेड करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर आपको फिर से अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये मैं क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट मेमोरी। अब ये हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन री राइटर वाला नोड है, अब हम जो है कौन सा है क्वेश्चन री राइटर वाला नोड, दिस वन, दिस नोड, इस नोड को हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है,
मैंने आपको बोला था कि ये जितनी भी नोड हैं एक तरीके से सारे फंक्शंस हैं। अभी मैं क्या करता जा रहा हूँ, हर नोड को एक फंक्शन या कोड ब्लॉक की फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ। और जब मैं इन सबको लिख लूंगा फिर मैं इनके बीच में एक ग्राफ बना दूंगा, और फ्लो के अकॉर्डिंग, इसी फ्लो के अकॉर्डिंग एजिज से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ये क्वेश्चन रीराइटर वाला। अब क्वेश्चन रीराइटर को आप इस फ्लो में समझिए कि ये इसके पास क्या होगा। इसके पास जब ये नो का जब इसके पास ये आंसर नोड से नो का आउट वो आएगा इनपुट, उसको इनपुट लेता है ये, और फिर से रिट्रीव नोड के पास चला जाता है और आंसर को रीराइट करके रिट्रीव नोड को दे देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये एक नो ले रहा है और क्वेश्चन को रीराइट कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है। तो यही फंक्शन हमने यहाँ पे किया है। एलएलएम को इनिशियलाइज करवाया और मॉडल को बोला कि यू आर ए क्वेश्चन रीराइटर दैट कन्वर्ट्स एन इनपुट क्वेश्चन टू ए बेटर वर्जन दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेक्टर रिट्रीवल। लुक एट द इनपुट एंड try to reason about the underlying semantic intent or meaning, also only output the rewritten question। So basically हमने इसको बोला कि भाई तुम्हें क्वेश्चन को रीराइट करना है बस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन को देखो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट मेमोरी, मैंने ये बोला था। इसने थोड़ा सा इसको रीराइट कर दिया, व्हाट टाइप ऑफ एजेंट मेमोरी एग्जिस्ट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, वेब सर्च टूल। ये वेब सर्च टूल हमारी कौन सी नोड है, दिस वन नोड। तो हम सभी नोड्स का लिख चुके हैं, जनरेट नोड का लिख चुके हैं, क्वेरी एनालिसिस का लिख लिया, रिट्रीव का, ग्रेड का। आई थिंक ये वेब सर्च वाली हमारी लास्ट नोड है। वेब सर्च नोड का हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इसमें हम बेसिकली बस वेब सर्च को इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है। अब मैं अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब आप ऐसे समझ लो कि मैंने सारे अलग अलग कंपोनेंट, सारी नोड्स का, सारे फंक्शंस का कोड लिख लिया है। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ में इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। सो सबसे पहले एक ग्राफ की स्टेट बनाई। ग्राफ की स्टेट टाइप डिक्ट को बेसिकली इनहेरिट करती है। इसके अंदर क्या क्या जाएंगे, क्वेश्चन, जनरेशन और डॉक्यूमेंट्स, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। तो अभी तक के हमारे कोड के हिसाब से हमने क्या क्या किया, अभी अगर मैं वो आपको इस आर्किटेक्चर में बताऊं, तो अभी तक हमने बेसिकली जितनी भी नोड्स हैं, ये हमने जो जो नोड्स हमने शुरू में डिफाइन की थी उन सभी नोड्स का इंडिविजुअली कोड लिख लिया है। जैसे कि आपकी रिट्रीव नोड है, जैसे कि आपकी ग्रेड नोड है, जैसे कि आपकी जनरेट नोड है, जैसे कि आपकी रीराइट नोड है, जैसे कि आपकी क्वेरी एनालिसिस नोड है, वेब सर्च नोड है। इन सभी नोड्स का हमने बेसिकली मेन कोड लिख लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन को नोड्स को एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तभी हमारा ग्राफ का फ्लो बनेगा। तो हम उसके लिए इस कोड ब्लॉक में आ जाते हैं, नेक्स्ट कोड ब्लॉक में। यहीं पे हमने अपने ग्राफ का फ्लो डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है रिट्रीव, और जो कि एक स्टेट लेता है, और स्टेट हमारी क्या है, जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था, दिस इज आवर स्टेट, ग्राफ की स्टेट, जो कि आपकी ग्राफ की स्टेट लेगा। और इसमें क्या करेंगे हम, हमने जो रिट्रीवर का ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था, सो इसमें हमारा रिट्रीव की फंक्शनैलिटी को हमने रैप किया है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, इस स्टेट से क्वेश्चन को निकालेगा, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन को निकालेगा, और ये क्वेश्चन को रिट्रीवर से इन्वोक करेगा, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स हमें निकाल के और इसी स्टेट के डॉक्यूमेंट्स में उन डॉक्यूमेंट्स को असाइन कर देगा और क्वेश्चन को क्वेश्चन में असाइन कर देगा। बेसिकली हमारी स्टेट में अभी हमारे पास जैसे ऊपर हमने इनिशियलाइज करवाया है, हमारे पास तीन वेरिएबल है, क्वेश्चन, जनरेशन और डॉक्यूमेंट्स। तो रिट्रीव नोड हमारी क्या करती है, रिट्रीव नोड बेसिकली हमारी इनपुट क्वेश्चन के बेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करके लेके आती है। तो हमने यहाँ पे वही किया है, हमने एक ब्लैंक स्टेट भेजी एक तरीके से। ये हमारी एक स्टेट होगी, इस स्टेट में हमारे पास बेसिकली ये तीन वेरिएबल हैं। और शुरू में हमने क्या किया कि इस टाइम पे हमारे पास, जब हम रिट्रीव कर रहे होंगे, हमारे पास क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारे पास जनरेशन और डॉक्यूमेंट्स ये दोनों खाली होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के बेस पे रिट्रीवर को इन्वोक करवाएंगे, जो कि हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था, ऊपर फ्लो बनाया था। मैं बस उसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने इस स्टेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिएबल में असाइन करवा दूंगा और क्वेश्चन को क्वेश्चन वाले वेरिएबल में असाइन करवा दूंगा, दैट्स इट। तो हमारा रिट्रीव नोड का हमारा जो पूरा फ्लो यही रहेगा ग्राफ फ्लो में। ऐसे ही जनरेट भी आपकी बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्टेट लेगी, हर नोड मैंने जैसे आपको बताया एक स्टेट लेगी,
उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी, और एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसके अंदर जैसे हमने 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए हैं, हर वेरिएबल के अंदर, नॉट हर वेरिएबल के अंदर बट एक्चुअली उसके रिक्वायर्ड वेरिएबल के अंदर कुछ जो भी चेंज करना होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एक्शन करना होगा, वो करेगी और उस स्टेट को आगे पास ऑन कर देगी। ऐसे हमारा ग्राफ का फ्लो बनेगा। सो यहाँ पे हम जनरेट फंक्शन के अंदर एक स्टेट पास कर रहे हैं वैसे ही, और स्टेट जनरेट का अगर आप इस आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे, जनरेट में हम क्या करते हैं, जनरेट में हम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो, हम बेसिकली इसके इन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपना आंसर जनरेट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्टेट में हम इसको क्वेश्चन दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, और इनके बेस के ऊपर हम अपना जो है रैग चेन जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था सेम जनरेशन वाले कोड में, हम वहां से इसका जनरेशन निकाल रहे हैं, बेसिकली जो भी आंसर जनरेट करेगा, और अगेन फिर इसको हम अपने स्टेट वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन कर असाइन करवा के आगे पर रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ही फिर ग्रेड डॉक्यूमेंट्स का है, एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस के ऊपर है। हम इसमें भी क्या करेंगे, डिटरमाइंस वेदर द रिट्रीव डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट टू द क्वेश्चंस। सो बेसिकली यहाँ पे हम इस ग्रेड डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या रहेगा, इस फ्लो के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ग्रेड डॉक्यूमेंट्स ये जो है, ये वाली ग्रेड नोड है, ये क्या करेगी कि इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को वो ग्रेड करेगी कि क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन फिर यहाँ पे हम इस में एक स्टेट पास करेंगे, उस स्टेट से हम क्वेश्चन निकालेंगे और डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, और हम फिल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को हम बेसिकली चेक करेंगे कि क्या वो हमारे डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं नहीं है। तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हुए तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट रेलेवेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलेवेंट। ऐसे ही ऐसे ही वन बाय वन सारे फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे उनको हम एक, अब बेसिकली इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक तरीके से, और अपने ग्राफ का फ्लो डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रांसफॉर्म क्वेरी में हम क्या करेंगे, एक स्टेट देंगे, उस स्टेट से ट्रांसफॉर्म क्वेरी में अगर मैं इस फ्लो के हिसाब से बात करूं, ट्रांसफॉर्म क्वेरी इज दिस वन, रीराइटिंग द क्वेश्चन। ये किस टाइम कॉल होती है, जब हमारे आंसर रेलेवेंट नहीं होते हैं, तो हम अपने क्वेश्चन को दोबारा रीराइट करके रिट्रीव नोड को पास करेंगे। अभी पास करने वाला आप कोड मत समझिए, आप बस ये समझिए कि इसके पास एक स्टेट आएगी, और उस स्टेट में से ये क्वेश्चन निकालेगा, और उस क्वेश्चन को रीराइट करके उसी स्टेट में दोबारा क्वेश्चन को असाइन करवा के आगे पास कर देगा या आगे रिटर्न कर देगा। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट आएगी, उस स्टेट से हम क्वेश्चन निकालते हैं और डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, और फिर हम क्वेश्चन रीराइटर वाला कोड ब्लॉक जो कि हमने ऊपर एक बार टेस्ट कर चुके हैं, उसको हम पास करेंगे, और फिर यहाँ से हम बेटर क्वेश्चन निकाल के और इसकी स्टेट के अंदर दोबारा असाइन करवा के और आगे पास कर देंगे। दैट्स इट। ऐसे ही हमारा वेब सर्च का है, और ऐसे ही बाकी के सारे डिफरेंट नोड्स का है। जो जो फंक्शनैलिटी है हमने बस उनको एग्जैक्टली एक डिफाइंड फॉर्म में एक स्टेट पास कर रहे हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उस अपडेटेड स्टेट को फिर हम आगे रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा हमारा ग्राफ का फ्लो ऐसे बनता है। ऐसे ही सारे बाकी की सारी नोट्स का एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे, अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू देयर रोल। सो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपका, बेसिकली इस ग्राफ में हर नोड का एक इस आर्किटेक्चर में हर नोड का बेसिकली एक रोल है, और अपने रोल के अकॉर्डिंग वो स्टेट को अपडेट कर देती है, और हर नोड का कोड यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका ग्राफ कंपाइल करके दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे ग्राफ को मैंने कंपाइल कर लिया, और ग्राफ कंपाइल होने के बाद अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे इस ग्राफ को, तो वो पता लगेगा कि कैसा ग्राफ जनरेट हुआ, उससे फ्लो को एक्चुअली रिलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आप अगर ये वाला ग्राफ जो मैंने अभी जो प्रिंट करवाया, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसमें फ्लो क्या एग्जैक्टली वही है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था। तो आप प्लीज़ मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये स्टार्ट नोड है, स्टार्ट नोड से फिर हम क्या करते हैं, ये वेक्टर स्टोर के पास जाते हैं, वेक्टर स्टोर के थ्रू हम यहाँ से रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने के बाद बेसिकली फिर हम जो रिट्रीव किया उसको ग्रेड करते हैं। ग्रेड करने के बाद अगर हमारे क्वेश्चन हमारे डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट नहीं हुए मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, वापस से ट्रांसफॉर्म क्वेरी नोड के पास जाते हैं,
और ट्रांसफॉर्म क्वेरी के बाद मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन था उसको रीराइट करते हैं, फिर से रिट्रीव करते हैं, फिर से ग्रेड करते हैं, और जब तक कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली ग्रेडेड डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं आते तब तक हम ये रिट्रीवल का लूप चलाते हैं। और जितने भी यहाँ पे डॉटेड एज एज दिख रहे हैं आपको, वो कंडीशनल एज हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे ही वो ट्रिगर होंगे। और जो हमारे लाइक फिक्स्ड लाइन वाले जो सॉलिड लाइन वाले जो एजेस हैं, वो हमारे हमेशा ही फ्लो होंगे। दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्म क्वेरी के बाद हम हमेशा रिट्रीव नोड पर ही जाएंगे। लेकिन ग्रेड डॉक्यूमेंट के बाद हम या तो जनरेट पे जा सकते हैं, या तो हम ट्रांसफॉर्म क्वेरी पे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, या डिपेंडिंग अपॉन जैसे हमने ही इफ एल्स टाइप से लगाया हुआ है कि अगर हमारे ग्रेड डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं हुए तो हम क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगर हमारे ग्रेड डॉक्यूमेंट्स अच्छे हुए तो हम क्या करेंगे, हम जनरेट नोड पे जाएंगे और जनरेट करेंगे। अगर जनरेट करने के बाद हमारा आंसर यूजफुल हुआ तो हम पूरा फ्लो जो है हमारा एंड हो जाता है। अगर नहीं हुआ, मतलब कि हमारा आंसर नोट सपोर्टेड आया, तो हम फिर से जनरेट नोट के पास आएंगे। ठीक है, और जनरेट जैसे यहाँ पे था नोट यूजफुल, अगर हमारा आंसर यूजफुल नहीं हुआ फिर से हम ट्रांसफॉर्म क्वेरी पे आएंगे। तो बेसिकली हमारा जो जो कि हमने फ्लो हमारे आर्किटेक्चर में डिफाइन किया था, ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फ्लो को फॉलो करता है। दूसरा फ्लो आपका क्या है कि अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, और आपने स्टार्ट किया और आपको ऐसा क्वेश्चन मिला कि जिसमें आपका आंसर जो है रिट्रीवल डॉक्यूमेंट उसमें आपके रिट्रीवर में यानी कि आपके नॉलेज बेस में है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप वेब सर्च के ऊपर चले जाओगे। वेब सर्च के बिहाफ पे फिर आप जनरेट करोगे, और फिर जनरेट के ऊपर फिर जो जनरेट के ऊपर कंडीशनल फ्लो है वही इसके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेंगे। एग्जैक्टली हमने यहाँ पर भी वही किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे पास अगर कोई क्वेरी आती है, हमारे पास अगर कोई जैसे कि आपकी कोई क्वेरी ऐसी है, आप प्लीज मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा। हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि अनरिलेटेड टू इंडेक्स है, तो हम हमारी क्वेरी एनालाइजर नोड बता देगी दिस इज अनरिलेटेड टू इंडेक्स, तो हम वेब सर्च के ऊपर जाएंगे और जनरेट करेंगे। एग्जैक्ट सेम हमने जो है यहाँ पर भी किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ से स्टार्ट से वेब सर्च पे जाते हैं, वेब सर्च से जनरेट पे जाते हैं, और जनरेट से फिर आगे का सेम फ्लो, अगर नोट यूजफुल है तो ट्रांसफॉर्म क्वेरी करते हैं, और फिर रिट्रीव करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हमारा जो फ्लो चलता है। जितने भी अगेन में जितने भी हमारे डॉटेड एज हैं वो सारे कंडीशनल एज हैं, और जितने भी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड है वो हमारे नॉन कंडीशनल है, मतलब कि वो हमेशा उस नोड से उस नोड का पाथ हमेशा ही है। और जो डॉटेड वाले हैं वो कंडीशन के बेस पे चलते हैं। तो ये हमारा पूरा ग्राफ का फ्लो भी बन गया। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बेसिकली अब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा पूरा रैग एप्लीकेशन रेडी है। अब हम टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारे इस आर्किटेक्चर के हिसाब से, अगर हम इस आर्किटेक्चर की बात करें जिसको हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, इस आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारे में क्या होना चाहिए, बेसिकली हमारे में ये होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा, और अगर हम वो क्वेश्चन हमारा अनरिलेटेड टू डॉक्यूमेंट इंडेक्स हुआ तो हम वेब सर्च करेंगे, वेब सर्च के बाद जनरेट नोड पे जाएंगे और आंसर जनरेट कर देंगे। और अगर हमारा कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडेक्स हुआ तो हम रिट्रीव नोड पे जाएंगे, ग्रेड करेंगे, और ये पूरा फ्लो जो भी है हमारा, वो हमारा अकॉर्डिंगली फॉलो होगा। जैसे कि ग्रेड करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे रेलेवेंट है कि नहीं है, फिर जनरेट करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि हेलुसिनेशन है कि नहीं है, और फिर आंसर को देखेंगे, आंसर क्या हमारा जो आंसर जनरेट हुआ वो क्वेश्चन को आंसर करता है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से सफिशिएंट है। और फिर हम जो है, अगर है तो हम वो वाला आंसर जो आगे पास कर देते हैं। तो अभी हम टेस्ट करते हैं। मैं पहला जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मेरा रेलेवेंट टू नॉलेज बेस है, यानी कि नॉलेज बेस का मतलब जो हम टेस्ट कर रहे हैं हमारे पास इसी कंटेंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली हमारे पास जो नॉलेज बेस में कंटेंट है, उसी कंटेंट से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि व्हाट आर एजेंट मेमोरी एंड व्हेन आई रन इट, सो आई सी। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले राउट क्वेश्चन टू रैग, देन रिट्रीव नोड के ऊपर गया है, फिर उसके बाद रिट्रीव नोड के बाद फिर इसने सारे जितने चंक्स निकाले उनमें से देखा, चेक डॉक्यूमेंट रेलेवेंट टू क्वेश्चन, फिर पहले देखा पहला चंक रेलेवेंट है, दूसरा चंक नहीं है, फिर तीसरा है, चौथा नहीं है, ऐसे ही सबको वो किया। फिर उसने देखा कि हाँ ठीक है, हमारे पास एटलीस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं, और फिर उसने जनरेट का डिसीजन लिया। और जनरेट करने के बाद फिर उसने
फिर ये ग्रेडेड डॉक्यूमेंट्स पे गया बेसिकली। के बाद ग्रेड डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर जब जनरेट करने गया, तो फिर जनरेट करने के बाद फिर उसने फिर से हेलुसिनेशन चेक किया। उसके बाद फिर हेलुसिनेशन में हम बेसिकली चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है क्या वो ग्राउंडेड इन डॉक्यूमेंट्स है। ग्राउंडेड इन डॉक्यूमेंट्स की मतलब कि वो जो, ऐसा तो नहीं है कि एलएलएम ने खुद से बना दिया हो, ऐसा नहीं है। तो दैट इज ग्राउंडेड इन डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, फिर हम जो है फाइनली आंसर जनरेट कर देते हैं और हमारा आंसर है एजेंट मेमोरी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन, जो भी है। सो ये हमारा क्वेश्चन जो बेसिकली हमारे नॉलेज बेस से ही आंसर होके आया। तो व्हाट आर एजेंट मेमोरी। सो मैंने एजेंट मेमोरी का पूछा था और उसने एजेंट मेमोरी का जो हमारा आंसर जनरेट कर दिया। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछ के दिखाता हूँ, जो कि पूरा कंप्लीटली इररेलेवेंट है। हमारे पास वैसा कोई कंटेंट हमारे नॉलेज बेस में नहीं है। जैसे कि मैं आपको पूछ के बताता हूँ, हु इज सचिन तेंदुलकर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, हु इज सचिन तेंदुलकर, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज बेस में कोई भी कंटेंट नहीं है। सो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो जो रिजल्ट आया है या जो फ्लो एग्जीक्यूट हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले इसने राउट क्वेश्चन किया, राउट क्वेश्चन टू वेब सर्च, फिर वेब सर्च नोड पे गया, वेब सर्च नोड पे जाने के बाद वो जनरेट नोड पे गया, वहाँ पे हेलुसिनेशन चेक किया। हेलुसिनेशन चेक करने ते टाइम उसने देखा कि क्या हमारा जो आंसर जनरेट हुआ वो ग्राउंडेड इज इन डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उसने देखा यस, वो इट इज ग्राउंडेड इन डॉक्यूमेंट्स। एंड फिर उसने जनरेशन जो है हमारी एड्रेस इज द क्वेश्चन, बेसिकली जो हमारा जो आंसर है वो क्या हमारे जनरेटेड आंसर है वो हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है, यानी कि हमारे क्वेश्चन को एक्चुअली आंसर करता है कि नहीं। वो फिर उसने बोला जनरेशन एड्रेस इज द क्वेश्चन, और फिर लास्ट में उसने जो है जनरेट नोड पे जाके इसको आंसर को जनरेट किया। और आंसर इज लाइक Sachin Tendulkar is an Indian professional cricket player considered by considered by many to be one of the greatest batsmen of all time. He was born in this and in Bombay and this. So आप यहाँ पे देखोगे कि this is how actually adaptive rag behaves. सो बेसिकली अडेप्टिव रैग में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इसके हिसाब से वो क्वेरी को एनालाइज करता है, क्वेरी को एनालाइज करके क्वेरी को एनालाइज करता है, क्वेरी को एनालाइज करके उसके बाद ये वाला आपका पार्ट जो फर्स्ट ब्लॉक है डॉटेड वाला, क्वेरी को एनालाइज करता है और क्वेरी एनालिसिस के बेस पे अपने आप को अडेप्ट करता है और डिफरेंट नोड या ग्राफ के जो आपकी नोड है उनको उस पाथ को पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करता है। इस वाले केस में बेसिकली इसने इस पाथ को एग्जीक्यूट किया था। इट वेंट टू द वेब सर्च नोड, फिर वो जनरेट नोड पे गया, जनरेट नोड पे जाने के बाद अकॉर्डिंगली जो आगे उसने हेलुसिनेशन चेक किया, हेलुसिनेशन चेक करने के बाद फिर उसने जो है फाइनली आंसर को बिल्ड किया। जब उसको लगा कि हाँ, जो आंसर जनरेट हुआ है वो एक्चुअली इट एक्चुअली आंसर्स द क्वेश्चन। सो उसने फिर ऐसे जो है पूरा आंसर को जनरेट किया। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको ये गूगल कोलैब का नोटबुक का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आप इसको बाद में भी रेफर करना चाहते हैं तो आप बाद में रेफर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस अडेप्टिव रैक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन AI ML। Until the next video, bye bye, take care.